गुड मॉर्निंग। आज आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। प्रॉब्लम ऑफ करंट अफेयर्स। एक ऐसा हवा जिसको पता नहीं क्या बना के रखा है। प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, मेंस के लिए करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, बिहार स्पेसिफिक कैसे कवर करें, वन लाइनर करना है या फिर कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू करना है, मल्टी स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट करने हैं, कैसे करना है, सब होगा। देखो, जो 90 डेज प्लानर है उसमें करंट अफेयर्स के लिए मैं रेगुलर आपको एक छोटा सा टारगेट देता हूँ। टारगेट के साथ-साथ उसका हाइलाइटेड पीडीएफ भी दे रहा हूँ, ठीक है? अब कल से आपको उस पीडीएफ के साथ-साथ उसी पीडीएफ से रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन और मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। रेगुलरली आपको जो भी करंट अफेयर्स का टारगेट मिलेगा, उसके साथ 50 क्वेश्चंस और मिलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आपने कर लिए। अब जैसे ही वीकेंड होगा, वीकेंड में हम कवर करेंगे उन्हीं सेम टॉपिक को थ्रू एमसीक्यू, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू। तो फैक्चुअल वाला आपने उसी दिन कवर कर लिया, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू आपके वीकेंड में होंगे। उसके साथ साथ मेंस से रिलेटेड जो भी डायमेंशंस हैं वो भी हम कवर करेंगे वीकेंड में ही। ठीक है, तो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें पूरे वीक का करंट अफेयर्स जो आप लोगों को टारगेट दिया गया था वो कवर होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, इससे आंसर राइटिंग कैसे होगी, तो जो मेंस के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगले वीक में दैट मीन्स मंडे से हर दिन उस मेंस के एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा अलोंग विद आंसर कि आपको आंसर लिखना कैसे है। तो आपका बेस मटेरियल सेम है, उसी मटेरियल से हम फैक्चुअल वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे, उसी मटेरियल से हम एमसीक्यू कवर करेंगे, उसी मटेरियल से हम मेंस के क्वेश्चन कवर करेंगे, उसी मटेरियल से हम मेंस के क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन भी करेंगे। इस तरीके से आप सेम डॉक्यूमेंट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो सब अपने आप याद हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। देखो, एक चीज समझो, आप अगर आप चीजों को कनेक्ट करने लग गए, अगर आप सेम चीज को बार बार रिपीट करने लग गए, आप इंटरलिंकेज बनाना सीख जाओगे। एक बार अगर आप इंटरलिंकेज बनाना सीख गए, आपको प्रिपरेशन करने में वो मजा आने वाला है कि आपने कभी रियलाइज नहीं किया होगा कि प्रिपरेशन इतना भी मजेदार हो सकता है। अगर आपने प्रोसेस को एंजॉयबल नहीं बनाया तो सीधी सी बात है, आप प्रोसेस में उतना सक्सेसफुल नहीं होंगे। देखो, इमेजिन इट दिस वे, अगर आपको जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप अच्छी बॉडी कैसे बनाएंगे? उसके लिए पहले आपको जिम जाने का जो प्रोसेस है उसको एंजॉयबल बनाना है। अंडरस्टैंड द साइंस हेयर। तो हमें करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को बोगस नहीं करना है, करंट अफेयर्स को एक बर्डन नहीं बनाना है। हमें करंट अफेयर्स को एक इंटरेस्टिंग चैलेंज बनाना है और उस चैलेंज की शुरुआत है 90 डेज प्लानर। हर दिन आपको जो टारगेट दिया उसको अच्छे से कंप्लीट करो। ओके, अब शुरुआत करते हैं लास्ट के एक वीक के जो करंट अफेयर्स आप लोगों ने कवर किए हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने कवर किए हैं। अगर आप बिल्कुल नए व्यूवर हैं तो डायरेक्टली वो 90 डेज प्लानर के जो पीडीएफ हैं वो कवर करिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तब जाके आपको एक्चुअल में इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दोनों हम कवर करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के। ओके, पहली बात तो क्या क्या टॉपिक हुए हैं, तो ये सारे जनवरी वाले टॉपिक हुए हैं, ये सारे फरवरी वाले टॉपिक हैं। तो कोऑपरेटिव्स 10 साल नीति आयोग के हुए, लोकपाल लोकायुक्त, इलेक्शन कमीशन, इंटरनेट शटडाउन और बहुत सारी और न्यूज, इसी तरीके से बहुत सारी और न्यूज। अब इसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यू कवर किए हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक का एमसीक्यू कब होगा, जब हम पूरा एक पॉलिटी का 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे तब हम फिर से एक और एमसीक्यू सेशन लेके आएंगे, फिर से एक और मेंस का सेशन लेके आएंगे पूरे पॉलिटी का। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का एक एक सेशन होगा और फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ, अब आपने वो पार्ट कवर कर लिया। उससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स भी कवर कर लिया, मेंस भी कवर कर लिया, आंसर राइटिंग भी कवर कर लिया है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी कवर कर लिया है, जो वन लाइनर जीके टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन वेलफेयरिज्म एंड फ्रीबीज। अब एक छोटा सा मेरा लिमिटेशन समझेंगे, ना तो मैं इसको अभी के लिए हिंदी में प्रोवाइड कर सकता हूँ, ना ही मेरे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूँ और वो सब करूँ, क्योंकि उसके लिए आपको टाइम देना होता है। और अभी ये टाइम क्रंच ऐसा है कि मैं अगर सब कुछ करने लग जाऊंगा तो मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज़ मेरा लिमिटेशन समझेंगे। मैं सिर्फ उतना काम करना चाह रहा हूँ जिसको मैं अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट टेक्स्ट में हिंदी में नहीं लेके आ पाऊंगा। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि वेलफेयर और फ्री बी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, वेलफेयर का बेसिक मतलब है कि सरकार लोगों के लिए
कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रही है, जैसे उनको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी हेल्थ देना। फ्री बी का मतलब है कि सरकार है इलेक्शन से पहले, सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले अनाउंस करती है कि हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे। क्यों? ताकि वो वोट ले सके। ये फ्री बी का कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वेलफेयरिज्म और फ्री बी में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, वेलफेयरिज्म इज ए शॉर्ट टर्म एंड अनसस्टेनेबल, फ्री बी इज बिल्ड ह्यूमन कैपिटल। एक्चुअली उल्टा स्टेटमेंट है। वेलफेयरिज्म है वो लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल बिल्ड होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है ह्यूमन बीइंग एक एसेट है। एसेट कब होगा? जब उसके पास अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा स्किल होगा। ठीक है, तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है? इन्वॉल्व मार्केट डिस्टोर्शन, फ्रीबीज एनहांस ट्रांसपेरेंसी, ये भी उल्टा स्टेटमेंट है। अगेन उसी डॉक्यूमेंट में से मैंने बनाया है ताकि आपको पता चले कि चीजों को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? क्योंकि फ्रीबी है वो मार्केट को डिस्टोर्ट करती हैं। कैसे डिस्टोर्ट करती हैं? एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स से कि सरकार ने अनाउंस किया कि बस में ट्रैवल करना फ्री है। अब एकदम से सरकार को क्या करना पड़ेगा? उसका खर्चा सरकार को मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार है वो चीज़ों को फाइनेंशियल बर्डन को फिर मैनेज करने के लिए क्या करेगी? लोगों पर उसका बर्डन पास कर देगी, टैक्स पेयर्स पर। तो इससे मार्केट डिस्टोर्शंस होता है। सेकंड भी गलत है। वेलफेयरिज्म इज कॉन्स्टिट्यूशनली रूटेड, फ्रीबीज आर फॉर इलेक्शन गिमिक। देखिए जो इंडिया का नेचर ऑफ स्टेट है वो है वेलफेयर स्टेट। बार बार आप पॉलिटी में पढ़ते हो, डीपीएसपी में भी मेंशन्ड है। तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली रूटेड है। ये वाला ऑप्शन सही है। फोर्थ और देख लेते हैं। फ्रीबीज आर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, वेलफेयरिज्म ऑफर टेम्परेरी हैंड आउट। अगेन फिर से उल्टा कर दिया है। तो बाकी तीन गलत है, ये सही आंसर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, आज कल या परसों में जैसे भी टाइम लगेगा मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिससे आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। उन क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम मेरे को चाहिए है। आई नो मैं पहले भी प्रोमिस कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेफिनेशन व्हाट आर कंसिडर्ड एज फ्रीबीज। अगेन पूरा डेफिनेशन जो आपको डॉक्यूमेंट दिया है उसी में से है। तो पहला है सब्सिडी फॉर एग्रीकल्चर, सेकंड है पब्लिक वेलफेयर मेजर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, थर्ड है टैक्स रिबेट, फोर्थ है इंडस्ट्री इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है करेक्ट डेफिनेशन। फ्री ऑफ चार्ज दैट मीन्स बिना कुछ पैसे लिए हुए लोगों को चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ, अब प्री बी वाले ही टॉपिक पर एक मेंस का क्वेश्चन। देखिए आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा, उसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना, उसमें मेंस का क्वेश्चन बना। अब क्वेश्चन है इवेल्युएट द ड्यूअल इम्पैक्ट ऑफ फ्रीबी पॉलिसी ऑन सोशल वेलफेयर एंड ऑन द स्टेट फाइनेंस इन बिहार। What measures should be taken to mitigate their negative effect while preserving their socio-economic benefit? एक तो पहला क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि इम्पैक्ट क्या होगा फ्रीबी का। ठीक है, सोशल वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट होगा और स्टेट फाइनेंस के ऊपर यानी सरकार का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब इसके लिए क्या स्टेप लेने चाहिए इनका नेगेटिव इम्पैक्ट कम करने के लिए? स्टेप तो लेने चाहिए। अब एक सबसे बड़ा स्टेप ये है कि बंद कर दो, बट बंद करने से वेलफेयर वाले एस्पेक्ट पर भी नुकसान होगा। तो क्या स्टेप लिए जाने चाहिए? ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। अब आपको बैकग्राउंड पता है, इसका हम डिटेल में आंसर डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग वाले सेशन में, यूट्यूब पर ही होगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आंसर राइटिंग है वो उतना भी बड़ा हवा नहीं है जितना बना दिया गया है कि आंसर राइटिंग में। देखिए आंसर राइटिंग में मैक्सिमम जगह आपको सिर्फ ये बोलेंगे, आपको इंट्रो ऐसे लिखना है, बॉडी ऐसे लिखना है, कंक्लूजन ऐसे लिखना है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन आप सब लिख पाओगे, पहले आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए। तो इसीलिए जो आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक मैं इसीलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने वो पार्ट पढ़ लिया है। धीरे धीरे हम स्टैटिक के भी टॉपिक कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करेंगे मेंस वाले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड द स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन द स्टेट्स रिपोर्ट। अब ऑप्शंस ट्रिकी हैं इसके। अगर आपने पढ़ा होगा तो जो रिपोर्ट है वो रिलीज की है पंचायती राज मिनिस्ट्री ने, बट रिपोर्ट तैयार की है IIPA, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, अब इस रिपोर्ट के हिसाब से देखो यहाँ पे आपका रोल आता है कि आप करंट अफेयर्स को कैसे कवर करते हैं। यूजुअली स्टूडेंट पूछते हैं कि बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कैसे कवर करें।
जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बता दिया कि ये रिपोर्ट है, ये इसने रिलीज की है और इसके ये पैरामीटर हैं। अब अगर आप बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट बिहार का क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो बात करते हैं बिहार की। तो इस इंडेक्स के, इस रिपोर्ट के ये 6 पिलर्स हैं। फ्रेमवर्क क्या है, फंक्शन क्या है, फाइनेंस क्या है, फंक्शनरीज क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है, सब उस डॉक्यूमेंट में डिटेल में दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं बिहार के स्कोर की, तो बिहार का स्कोर है 49, 18, 43, 75, 55, 51, 48 हमारा ओवरऑल स्कोर है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो यहां से, जो बिहार का स्कोर सबसे कम किस डायमेंशन में है, फंक्शंस में। ठीक है, आपको स्कोर का एक आइडिया हो गया, एग्जैक्ट नंबर जरूरी नहीं है। बट अब अगर मेंस में भी इसका क्वेश्चन आता है तो जो जेनरिक स्टूडेंट है, जिसने रिपोर्ट ढंग से नहीं पढ़ी है, जिसने सिर्फ ऊपर से करंट अफेयर्स पढ़े हैं, वो आंसर लिखेगा बिहार में ये है वो है। अगर आपने रिपोर्ट ढंग से पढ़ी है, आप बात करेंगे इन ए एस्पेक्ट की, फिर आप बात करेंगे कि बिहार में ये वाले डायमेंशन में प्रॉब्लम है, इसमें स्कोर है वो कम है। इनफैक्ट पूरे नेशनल एवरेज में भी इसमें स्कोर सबसे कम है बाकी सब डायमेंशंस में। ठीक है, इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है। इस तरीके से आपको बिहार स्पेसिफिक डायमेंशन की प्रिपरेशन करनी है। बिहार में कितने हॉस्पिटल खुले, बिहार में कितने हॉस्पिटल में कितने बेड बने, ये सब रटने से करंट अफेयर्स कवर नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस वाले में नहीं भी आता है तो भी चल जाएगा काम आपका, क्योंकि ये आप इंफॉर्मेशन मेंस में कहाँ यूज करेंगे। प्लीज इस चीज को समझिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है। बिहार में इतने नए महिला थाना इनोग्रेट किए हैं, हाँ कर लो याद उसको, लेकिन आप ये सब इंफॉर्मेशन मेंस में यूटिलाइज कर पाओगे क्या, या फिर आपको इसको याद करने में कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो भी चीज समझिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई बिहार की। अब एक और चीज आपको यहाँ पे करनी है, बिहार और नेशनल एवरेज में कंपैरिजन, तो मैं उसके लिए भी आपको एक डिटेल दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है, ऑरेंज लाइन, ये नेशनल एवरेज है, ये बिहार है। तो बिहार का स्कोर नेशनल एवरेज से ज्यादा है। टॉप परफॉर्मेंस किसका है, टॉप परफॉर्मेंस है कर्नाटक का। बॉटम पोजीशन पे कौन है, बॉटम पोजीशन पे है दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, ओके। अब वापस से एक और मेंस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जामिन द चैलेंजेस टू इफेक्टिव डिवोल्यूशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सिर्फ एक सेकंड के लिए पॉज करो। इसने पूछा है चैलेंज, मान लेते हैं आपको ज्यादा चैलेंज नहीं पता। इसी डॉक्यूमेंट में जो आपको दिया है उसमें हमने 4-5 चैलेंजेस की बात की है। एक तो प्रोक्सी रिप्रेजेंटेशन कि सरपंच पति का कॉन्सेप्ट है, दूसरा पैसे नहीं है पंचायत के पास में, तीसरा देखो इंटरेस्टिंग पार्ट, अब जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें आप इस डायमेंशन की बात करें कि इसमें हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। अब अगर एग्जामिनर आपका आंसर देखेगा तो आपका आंसर है वो स्पेसिफिक आंसर है। जो बाकी स्टूडेंट जिसने ढंग से ये रिपोर्ट और ये डेटा नहीं पढ़ा, उसका आंसर जेनरिक होगा कि पंचायत के पास ये नहीं है वो नहीं है। बट जैसे ही आप विद डेटा स्पेसिफिक आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता है कि आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगेन जब हम आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। प्रपोज reforms that Bihar could adopt to ensure decentralized governance that is both fiscally robust and administratively efficient। अब बिहार के केस में लोकल गवर्नेंस या थर्ड टीयर है या फिर पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो और भी सिग्निफिकेंट है। रीजन बीइंग कि बिहार में अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन बहुत कम है। सेंसस 2011 की अगर मैं बात करूं तो 2011 के सेंसस के हिसाब से रफली 11% पॉपुलेशन अर्बनाइज थी, इसका मतलब 89% रूरल एरिया में है। तो पीआरआई है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन वापस से मेंस में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कैसे सेम टॉपिक से प्रीलिम्स और मेंस पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डिवोल्यूशन इंडेक्स विच डायमेंशन स्कोर्ड द लोवेस्ट नेशनल एवरेज। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको बिना देखे इसका आंसर करना है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, what is the constitutional article that enable panchayat to function as a institution of local self government। अगेन उसी डॉक्यूमेंट में से क्वेश्चन बनाया है, बाहर से नहीं है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट अच्छे से कवर किया होगा तो आपको पता है आर्टिकल 243G। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर अमंग द टॉप 3 स्टेट इन द पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। जस्ट अभी कवर किया है हमने। अगेन आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आंसर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है,
हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंगली एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने किया है, मैंने सीक्वेंस है वो चेंज किया है, तो अमंग टॉप 3 है, 1 2 3 की बात नहीं की है, ठीक है? तो इसीलिए सीक्वेंस जानबूझ के चेंज किया है ताकि आप क थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो, बट आंसर है करेक्ट, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि कर्नाटका टॉप पोज़ीशन पर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एम ऑफ डीरेगुलेशन कमीशन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट? अब देखो इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। हमने गोल किया है कि 2047 तक हम बनेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है? डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए हमारा ग्रोथ रेट होना चाहिए मिनिमम 7.8% अगले आने वाले 22 साल के लिए। 22 साल क्यों? अभी 2025 है, 2047 तक हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, ठीक है? 7.8%। 7.8% ग्रोथ कब आएगा? जब हम अपना बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने का मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में बिजनेस करना आसान होना चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। इसके लिए सरकार ने कहा कि हमें डीरेगुलेशन करना होगा। डीरेगुलेशन, जिस भी टर्म के आगे आप डी लगा रहे हो मतलब उसका सिग्निफिकेंस है वो कम कर रहे हो, ठीक है? तो डीरेगुलेशन का मतलब है रेगुलेशन को कम करना। क्यों कम करना? ताकि बिजनेस आसानी से किया जा सके। एक टर्म है जो बार-बार रिपीट भी होती है, जिसको आपने बहुत बार सुना भी होगा, EODB, दैट इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। ये बिज़नेस करना कितना आसान है। जब हम बिहार के इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे कि बिहार गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसी अनाउंस की हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, बिहार लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी, बिहार फिल्म शूटिंग पॉलिसी और फिल्म टूरिज्म पॉलिसी, बिहार आईटी पॉलिसी। ये सारी पॉलिसीज हैं, हम इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इन सब पॉलिसीज के पीछे इंटेंशन क्या है? एक लाइन में बोलूँ तो इंटेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना। बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर क्यों बनाना? ताकि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और ग्रोथ होगी, ठीक है? तो अब आपको आंसर करना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज सब्सिडी, रिड्यूस स्टेट रोल इन गवर्नेंस, इंक्रीज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और बैन आउटडेटेड लॉज। बेसिक आंसर है स्टेट का रोल है गवर्नेंस में कम करना। नेक्स्ट, हाँ, अब मेंस की बात करते हैं। डिस्कस द बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ डीरेगुलेशन एज ए पॉलिसी टूल टू एनहांस इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब सिर्फ एक काम करना है आपको, कुछ ज्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, डिटेल में जब डिस्कस करेंगे फिर वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे। आपसे सिर्फ एक काम है, मन में यहीं पे सोचो, बस रुको यहीं पे एंड थिंक अबाउट इट। इसका इंट्रोडक्शन अगर आपको लिखना हो और इंट्रोडक्शन में अगर आपको डीरेगुलेशन का डेफिनेशन लिखना हो, सिर्फ एक लाइन लिखना है, डीरेगुलेशन का डेफिनेशन लिखना हो, वो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? अगर आप इतना काम कर ले रहे हो तो आप आंसर राइटिंग का पहला स्टेप ले चुके हो, ठीक है? इसी तरीके से हम फर्स्ट वीक में इंट्रोडक्शन लिखना सीखेंगे, सेकेंड एंड थर्ड वीक में हम बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको बॉडी लिखना है, ठीक है? और विद इन 1 मंथ आई कैन एश्योर यू आप आंसर है उसमें, किसी भी आंसर में, मतलब अगर आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं भी पता तब भी आप उसको ब्रेक डाउन करके अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है? ओके। हाँ, और दूसरा इसमें पूछा है कि मतलब क्या-क्या बेनिफिट है और क्या-क्या चैलेंजेस हैं। अब बेनिफिट भी, एक बेनिफिट सोचो कि हम डीरेगुलेशन करेंगे तो उसका एक बेनिफिट सिर्फ सोचो, लिखना नहीं है, सिर्फ सोचो। अब हो सकता है आपका बेनिफिट जो आपने सोचा है वो दूसरे स्टूडेंट ने अलग सोचा हो, बट मेरा काम आपको आंसर राइटिंग में सिर्फ इतना बताना है कि आपको कैसे सोचना है। हर चीज़ आप रट के नहीं जा सकते हो। दूसरी बात, जब आप मेंस लिखोगे आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज करने हैं। इसका मतलब है कि सब सब्जेक्ट के साथ आप फ्रेश टच में नहीं रहोगे। इसका मतलब है कम इन्फॉर्मेशन में भी एक अच्छा आंसर आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट पार्ट ऑफ रिवाइज्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024? नोट पूछा है। इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम वुमेन एंड ओबीसी, देखो रिसेंटली ये अमेंडमेंट हुआ था, उम्मीद बिल, इसका नाम उम्मीद बिल था, ठीक है? और इसमें एक जो मतलब जिस पे बहुत हंगामा हुआ था कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा प्रोविजन किया गया है कि इसको और इंक्लूसिव बनाया जाए, ठीक है? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, नोट
तो नोट मतलब ऐसा जो नहीं किया गया है वो आपको बताना है। सेकंड है वक्फ ट्रिब्यूनल डिसीजन अपीलेबल टू सुप्रीम कोर्ट। थर्ड है टेक इनेबल्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। फोर्थ है सेपरेट बोर्ड फॉर आगा खानी एंड बोहरा कम्युनिटीज। अगेन सारी डिटेल डॉक्यूमेंट में दी हुई है, वहीं से क्वेश्चन बनाया है। अब उसमें सारी चीजें हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है उसमें, क्योंकि इसका जो डिसीजन है वो अपील होगा, बट पहले हाई कोर्ट में अपील होगा, फिर जाके बात सुप्रीम कोर्ट तक आएगी। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट, अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आंसर करिए, नहीं तो फाइंड आउट कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके डिसीजन को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या फिर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है। मतलब जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका अगर जजमेंट को अगर चैलेंज करना है तो क्या हम हाई कोर्ट में इसके जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं? फाइंड आउट करो। पता है तो सीधा आंसर लिखो, नहीं पता है तो आंसर फाइंड आउट करके लिखो। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, चीजों को थोड़ा सा समझने में एफर्ट लगाओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एम ऑफ डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। अगेन ये फर्स्ट डे वाले करंट अफेयर्स में लास्ट टॉपिक था। ओके। पहला है डिजिटल इंडिया एक्सपेंशन, सेकंड है स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफाई गवर्नमेंट वेबसाइट, थर्ड है मॉनिटर साइबर क्राइम, फोर्थ है प्रमोट क्लाउड कंप्यूटिंग। बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है अगर आपने ढंग से डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा होगा। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी एक्सप्लिसिटली मेंशन है। इस क्वेश्चन के पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि एग्जामिनर अगर चाहे तो आपको बड़े से बड़ा सिंपल जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी कंफ्यूज कर सकता है। तो इसीलिए जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो एक मेंटल क्लैरिटी के साथ पढ़िए कि इसमें क्वेश्चन बनेगा तो किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। ठीक है, बता देता हूँ आंसर भी, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि आंसर नहीं बताया तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया। तो बेसिक आंसर है सिंप्लीफाई गवर्नमेंट वेबसाइट। ठीक है। अगेन डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। अब एक और चीज आप रियलाइज किए होंगे, आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा लेकिन आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहे। इसका मतलब एक चीज है कि आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना अभी तक नहीं आया है। देखिए पूरा उम्र हमारा एज निकल जाता है, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पढ़ना कैसे है। हर कोई बोलेगा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट हमें एक्चुअली इफिशिएंटली पढ़ना कैसे ये नहीं सिखाया जाता। मेरा ऑब्जेक्टिव आपका ये फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करना है। एक बार आपको अगर समझ में आ गया पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। अगर आपको पढ़ने में मजा आया तो बाय डिफॉल्ट आप पढ़ लोगे अपने आप, और सिलेक्शन भी अपने आप हो जाएगा अगर पढ़ लोगे तो आपको बस एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, इसको समझना है। अगर आपको प्रिपरेशन करने में मजा आने लग गया तो आपका सिलेक्शन होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन जो चेन है उसको समझना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर विच लॉ डज सीबीआई रिक्वायर स्टेट कंसेंट टू प्रोब क्राइम। अब देखिए सीबीआई की अगर हम बात करें, स्टेटिक पार्ट में आपने कवर भी किया होगा, डॉक्यूमेंट वाले की एक्सप्लेनेशन में मैं बताया हूँ कि सीबीआई है वो डीएसपीई यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू पावर ड्राइव करता है। दो इंपॉर्टेंट चीजें, सीबीआई इज नाइदर स्टेट्यूटरी बॉडी नोर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। दूसरी बात, सीबीआई इज अंडर डीओपीटी दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब सीबीआई के कंटेक्स्ट में रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी हो रखी है। सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसके अपॉइंटमेंट कमेटी के लिए तीन लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रॉब्लम यह है कि इन तीनों ने एक नाम रिकमेंड करने के लिए ये कमेटी बनाई है। अभी इन तीनों का एक कॉमन नाम नहीं बन पा रहा है। कॉमन नाम नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब है कि तीनों किसी एक कॉमन नाम पे एग्री नहीं हो पा रहे। इसीलिए जो एग्जिस्टिंग सीबीआई डायरेक्टर है उसको एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है। अब जैसे ये पूरा इश्यू हुआ है तो ऑब्वियसली कमीशन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस उसकी कमेटी में कौन कौन है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को इंटरकनेक्ट करना है, न्यूज़पेपर में जो इवेंट आ रही है वहां से ही डायमेंशन एक्सप्लोर हो जाएंगे। ठीक है। कंसेंट में भी दो टाइप की कंसेंट है, जनरल कंसेंट है और केस स्पेसिफिक कंसेंट है। ये आप अपने स्टैटिक पार्ट में यानी पॉलिटी में आप कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट अंडर आर्टिकल 356 इज इनकरेक्ट बेस्ड ऑन जुडिशियल रिव्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछना चाह रहा है। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द स्टेट असेंबली इमीडिएटली अपॉन इशूइंग द
proclamation. Second है, once parliament approves, president rule can be extended up to 3 years with reapproval every 6 months. Third, high court continue to function unaffected during president rule. Fourth, judicial review as established in SR Bommai case ensure that 356 proclamation can be challenged in court. ठीक है, अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होगी। इस वाले का हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट रूल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हाई कोर्ट नॉर्मली फंक्शन करेगा, ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा आंसर नहीं हो सकती क्योंकि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। जुडिशियल रिव्यू वाला भी मैं एक्सप्लिसिटली बता चुका हूं, डॉक्यूमेंट में भी एक्सप्लिसिटली मेंशन है। एसआर बोम्मई केस में नहीं भी आइडिया है तो यूजुअली ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है विच इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अभी के कंटेक्स्ट में अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है विच इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इवन सारी चीजें जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि आर्टिकल 142 का जो डोमेन है वो बहुत बड़ा है। 142 और 143 अभी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए। अगेन जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप चीजों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे। आप कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकते। थर्ड, वंस पार्लियामेंट अप्रूव्स प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years विद रीअप्रूवल एवरी 6 months। 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, ऐसे करके 3 साल किया जा सकता है, ये भी सही है। प्रेसिडेंट कैन डिसोल्व द असेंबली इमीडिएटली। अब ये जो कीवर्ड है इसने इस स्टेटमेंट को बना दिया है गलत। प्रेसिडेंट कैन डिसोल्व बट आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तब तक वो असेंबली है सस्पेंडेड मोड में रहेगी। अब इसका एक और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। सस्पेंडेड मोड में रहेगी इसका मतलब है कि वहां पर असेंबली खत्म नहीं की गई है, बस सरकार है उसको डिसकंटिन्यू किया है। ठीक है, अब वो सरकार है वो प्रेसिडेंट के थ्रू चलेगी, इसीलिए हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। हाँ, लेकिन जब तक पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करती है वो डिसोल्व नहीं होगी। तो सस्पेंशन और डिसोल्यूशन में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इमीडिएटली है वो सस्पेंशन होगा, डिसोल्यूशन नहीं। अगर ये कीवर्ड यहां पे नहीं होता, द प्रेसिडेंट कैन डिसोल्व स्टेट असेंबली, तो बात अलग हो जाती। तो करेक्ट आंसर मतलब इसका आंसर है ये होगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अगेन मेंस क्वेश्चन, discuss the constitutional provision and judicial interpretation regarding the imposition of president rule under article 356। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है वो पूछ रहा है। दूसरा, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन सेफगार्डिंग फेडरलिज्म। देखो फेडरलिज्म का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। अगर प्रेसिडेंट रूल जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं आएगा, मतलब अगर उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देगी, उसकी असेंबली को खत्म कर देगी। तो जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग होगी सेंट्रल स्टेट में, तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम बनेगी। तो इसीलिए जुडिशियल रिव्यू का रोल इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म में। फेडरलिज्म क्या है? पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, how has the doctrine of judicial review shaped the application of article 356 in India? डिस्कस करेंगे, लेकिन मेंस वाले में ये नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस करेंगे। बट आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन दो पार्ट पूछ रहा है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है और जुडिशियल रिव्यू की वजह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसे मेंटेन्ड है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। तो बेसिकली अगेन अर्बन गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस इन पंचायत, एम्पावर एसटी वुमेन इन गवर्नेंस, ट्रेन एमपीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। करेक्ट आंसर है एसटी, जो इलेक्टेड महिलाएं हैं उनको पार्लियामेंट के बारे में अवेयरनेस करवाना। ठीक है, नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कैपेसिटी बिल्डिंग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब उनको नई चीजें सिखाना। अब इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस। ये एक ट्रैप है, पंचायती राज मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव नहीं है। डॉक्यूमेंट में मेंशन है, डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हु चेयर्ड 7th पे कमीशन। क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि 8th पे कमीशन रिसेंटली अप्रूव किया है और इनका जो चेयरपर्सन थे वो थे जस्टिस अशोक कुमार माथुर।
हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन द स्टेट कंसेंट फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अंडर डीएसपीई एक्ट, यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर फेडरलिज्म? तो दो दो टॉपिक हमने पॉलिटी के फेडरलिज्म के कंटेक्स्ट में कवर किए हैं। एक है 356 प्रेसिडेंट रूल, दूसरा सीबीआई का कंसेंट। क्योंकि इसके केस में भी फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको रिस्क हो सकता है। होगा क्या कि अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं सेंट्रल स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आर्म ट्विस्ट सीबीआई, मतलब सीबीआई को यूज करके स्टेट्स को आर्म ट्विस्ट कर सकती है, स्टेट्स को है वो प्रेशराइज कर सकती है। ठीक है, तो ये पूरा इश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोऑपरेटिव्स इन इंडिया इज इनकरेक्ट? अब डॉक्यूमेंट में हमने पहले ही कवर कर लिया कि 2025 है, दैट इज ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स का भी ईयर है, ईयर ऑफ ग्लेशियर भी है, और डिफेंस रिफॉर्म्स भी है। अब पहला ग्लेशियर डे इस साल मनाया गया है, और वो मनाया गया है 21 मार्च को। इनफैक्ट 21 मार्च को वाटर डे भी होता है। रिसेंटली नेपाल की जो याला ग्लेशियर है उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। डेड डिक्लेयर करने का मतलब है, ग्लेशियर डेड डिक्लेयर करने का मतलब है अब वो मूव नहीं हो रही। वर्ल्ड की पहली ऐसी कौन सी ग्लेशियर थी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डेड डिक्लेयर कर दी? वो है ओजकुल ग्लेशियर, ये आइसलैंड में है। अगर डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस रिफॉर्म्स वाले में आपको तीन चार चीजें ध्यान में रखनी है। ए, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है 50,000 करोड़ बाई 2029, अभी के लिए लगभग 23,000 करोड़ है। डिफेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करूं तो एक्सपोर्ट में टॉप पोजीशन पर है यूएस, फिर है फ्रांस, फिर है रशिया। पहले रशिया सेकंड पर था, बट अब थर्ड पर आ गया। एक सिप्री है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो ये रिपोर्ट रिलीज करती है। डिफेंस इंपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट्स में जो यूक्रेन है वो टॉप पोजीशन पर है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर है इंडिया। ठीक है, ये सारे डायमेंशंस आपको कवर करने हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सब कवर हो जाएगा, बस रेगुलरली लगे रहिए। हाँ, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। Which of the following statement about cooperatives in India is incorrect? Again, incorrect पूछ रहा है। 97th Amendment inserted Article 43B emphasizing the promotion of cooperative societies. Multi-state cooperative societies fall under state list governed by the respective state laws. Ministry of Cooperation was established in 2021, aims to strengthen cooperative movement efficiency. India hosts 27% of world cooperative with Maharashtra leading the cooperative strength. सब कुछ डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। नहीं भी मेंशन्ड है तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं वो देखो आप। हमें नहीं पता महाराष्ट्र में है या नहीं है, हमें नहीं पता ये मिनिस्ट्री 2021 में आई है या नहीं, बट एक चीज सोचो, अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग स्टेट में, लेट्स से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बिहार में भी है, यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर ये स्टेट लिस्ट में हुआ, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है। कौन सा स्टेट कानून बनाएगा? क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट मल्टी स्टेट हो गई है, बाय डिफॉल्ट इससे क्या होगा? टसल होगा। एक ऐसा ही इश्यू, अगर आपने मेरा इकोनॉमिक्स वाला क्लास अटेंड किया है, एक ऐसा ही इश्यू जीएसटी के केस में होता है, जहां पर हम बात करते हैं कि इंटरस्टेट जीएसटी मैटर्स पर जो पावर है, पावर टू लेजिस्लेट, दैट इज एक्सक्लूसिव विद पार्लियामेंट। क्योंकि स्टेट के पास पावर होगी तो देयर विल बी कन्फ्लिक्ट। मल्टी स्टेट वाले मैटर में पावर बाय डिफॉल्ट लॉजिकली किसके पास होनी चाहिए? पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए। तो अगर पावर पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए तो वो आइटम स्टेट लिस्ट में होना चाहिए या यूनियन लिस्ट में होना चाहिए? अगर आपने इतना लॉजिक भी, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही है, तो आपको इस क्वेश्चन में, मैं ये क्वेश्चन डेलिबरेटली इंक्लूड किया हूं, इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। तो आप, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, हाँ, करेक्ट अगर पूछे तब आपको बहुत सारा इसमें डेटा पता होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि सब कुछ आपके सामने है, आपको उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट लॉजिक लगाना है टू सोल्व द क्वेश्चन। ओके,
लास्ट क्वेश्चन है आज का, which of the following provision regarding election commission of India is not correctly matched? फर्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 गवर्न्स द अपॉइंटमेंट सर्विस एंड टेन्योर। सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में ये गाइडलाइंस दी थी, सब्सिक्वेंटली सरकार ने जो प्रोसेस है उसको चेंज किया और नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया। सेकंड स्टेटमेंट, द Chief Election Commissioner and Election Commissioner have a tenure of 6 years or until the age of 65, whichever is earlier. Third है removal of an election commissioner require the president discretion without consultation. And fourth है election commission ensure electoral integrity by implementing the MCC, that is Model Code of Conduct. ठीक है, एक टॉपिक आपके लिए प्रीलिम्स के लिए है, एक टॉपिक आपका मेंस के लिए है। ये स्टेटमेंट है ये गलत है, अगेन डॉक्यूमेंट में सब दिया हुआ है, विदाउट कंसल्टेशन नहीं है, सीईसी का रोल है इसमें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल है। ठीक है, मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट थीम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या इसका कोई लीगैलिटी है, क्या इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग है? अगर लीगल बैकिंग करते हैं इसके लिए तो क्या उससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं? हर बार जब भी इलेक्शन होता है एमसीसी के बारे में मुद्दा उठता है कि इसको मतलब लीगैलिटी क्यों नहीं दिया गया है, उससे क्या होगा? वो सब आपको जब आप इस इश्यू को पढ़ेंगे पॉलिटी में अपना स्टैटिक पार्ट में, तब आप इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो ये था इस वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्रिपरेशन में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।